आज हम हिंदी लोक भारती पाठ 5 गोवा जैसे मैंने देखा इस पाठ को हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम जानेंगे गोवा। आप लोगों को मालूम है गोवा भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है। और गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्य के बॉर्डर पे है। गोवा आपको मालूम है वो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ एक राज्य है, छोटा सा राज्य है गोवा। आपको मालूम है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपको ये भी मालूम है कि भारत में कितने राज्य हैं? अभी 28 है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना के, तो अभी 28 राज्य हो गए और गोवा सबसे छोटा राज्य है। आप लोगों को गोवा के बारे में मालूम है गोवा किस लिए जाना जाता है? गोवा अपने समुद्री किनारे के लिए जाना जाता है, वहाँ की जो बीचेस है उसके लिए जाना जाता है। वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं बीचेस पे, अलग अलग जगहों पे। वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है, जैसे पर हिल रीजन है। वहाँ पे काफ़ी फेस्टिवल होते हैं, जिसे हम कहते हैं त्यौहार होते हैं। अलग वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, जिसे हम हिंदी में जीवन शैली कहते हैं, वो सब हमें देखने को मिलता है। गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा। और विनय शर्मा के परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया है? उनका जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में एक जिला है उज्जैन, वहाँ पे विनय शर्मा का जन्म हुआ था 1973 में। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। मतलब उनका जितना लेखन है, जितना वो लिखते हैं, और ज़्यादातर उनके जो लेखन में क्या दिखाई देता है, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा मालूम पड़ता है, उनका अनुभव दिखाई देता है उनके लेखन में। मतलब जो भी वो लिखते हैं, और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी लिखते हैं, वो मैगजीन पत्रिकाओं मतलब होता है मैगजीन। पत्र मतलब यहाँ पे समाचार पत्र हो गए। हाँ, तो समाचार पत्र मतलब अखबार, जिसको न्यूज़पेपर कहते हैं इंग्लिश में, और मैगजीन में हमेशा नियमित छपती रहती है। और यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। ज़्यादातर उनका जो पसंद लेखन क्या है? यात्रा के बारे में। यात्रा मतलब ट्रेवलिंग करना, हाँ, इसके बारे में ज़्यादा लिखते हैं। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखा है। उन्होंने निबंध भी लिखा है, व्यंग और ललित। व्यंग तो आपको मालूम है, व्यंग मतलब क्रिटिसिज्म करना, उस पर उन्होंने निबंध। हाँ ना, अब उनकी कृतियाँ देखते क्या क्या उन्होंने कृतियाँ लिखा है, मतलब उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखा है। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयवंतुर में कुछ दिन। यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर आपको उनकी यात्रा पे ही ज़्यादातर लेखन मिल रहा है। अब ये गद्य, ये जो पाठ है, किस संबंध में दिया है? सीधी सी बात है, गोवा जैसा मैंने देखा, सीधी सी बात गोवा के बारे में बता रहा है। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखेंगे गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया। मतलब उन्होंने क्या बताया है, लेखक गोवा घूमने जाते हैं, वहाँ पे गोवा में वो सुंदर समुद्र किनारे देखते हैं, वहाँ के त्यौहार देखते हैं, उसका बड़ा ही मनोरम बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं और गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरांगित होता है। तरांगित मतलब खुशी हो जाता है, खुश होना। हाँ, जैसे तरंग बोलते हैं ना, वेव। हाँ, तो खुश हो जाता है। और भी क्यों ना हो, यहाँ की प्रकृति मतलब वहाँ का जो वातावरण, नेचर है, आबो हवा, वहाँ की जो हवा और जीवन शैली का एक आकर्षण है। ऐसा कि पर्यटक मतलब क्या होता है? पर्यटक मीन्स होता है टूरिस्ट, जो घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको पर्यटक बोलते हैं। हाँ, और इंग्लिश में टूरिस्ट बोलते हैं। तो गोवा का जब भी नाम आता है, आप सुनते हो तो गोवा, तो आपके मन में आता है वहाँ की नेचर के बारे में, वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ का जीवन शैली, वहाँ के समुद्री किनारे के बारे में आपको आता है। और वहाँ पे आप खुद यहाँ खींचे चले जाते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद एक छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। गोवा एक छोटा सा राज्य है और सभी पर्यटक का एक वहाँ पे उनकी इच्छा है कि हम गोवा जाए, घूमें। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा बचा। लेखक भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा बचा, मतलब मध्य प्रदेश से गोवा। खंडवा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही है, एक जगह है। मेरे साड़ू साहब भी, साड़ू मतलब क्या होता है आपको मालूम है?
साड़ू मतलब होते हैं कि पत्नी के भाई को साड़ू बोलते हैं, उनको साड़ू। साहब भी सब परिवार हमारे साथ शामिल, मतलब लेखक के जो साड़ू है, हाँ, उनकी भी फैमिली साथ में गई लेखक के साथ। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह को उजास हो गया था। लेखक गोवा कितने तारीख को पहुंचता है? 23 नवंबर को पहुंचता है। कौन सा ट्रेन से? गोवा एक्सप्रेस मडगांव गोवा में एक स्टेशन है, वहाँ पे गोवा एक्सप्रेस से मडगांव रुके और वहाँ से सुबह को उजास हो गया था, मतलब सुबह का आगाज हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। लेखक कहते हैं कि जब वो टैक्सी में बैठे थे और टैक्सी से चल रहे थे तो जो शीतल हवा थी वहाँ के गोवा में, उस झोंके से लेखक की सारी थकान मिट गई। मतलब जो यात्रा के समय जो थकावट होती है, आपको तो मालूम है, जब आप यात्रा करते ट्रेन में भीड़ रहती है तो उसकी वजह से काफ़ी थकावट हो जाता है। मैंने सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। पर्यटन मतलब होता है टूरिज़्म का भी अपना आनंद होता है। मतलब पर्यटन को इंग्लिश में टूरिज़्म बोलते हैं। मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं उसी को पर्यटन कहते हैं। और जो आदमी जहाँ जाता है एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए उसको पर्यटक कहते हैं। ये ध्यान में रखना आप। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। देखो, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आते हैं तो आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है एक जगह रहते रहते। अगर वो कहीं घूमने चला जाता है या गांव चला जाता है अपने, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है, मतलब उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें वहाँ अच्छा लगता है। और जो हमारी जो समस्या है उसके प्रति हम थोड़ा सा भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रहता है और हमारा बोझ हल्का हो जाता है। मतलब कहने का मतलब हम चिंतन मुक्त हो जाते हैं। आप कभी गांव जाइए, गांव का वातावरण देखिए, गांव कितना हरियाली रहते हैं, बगीचे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं, पालतू जानवर रहते हैं। उससे मन आपको अच्छा लगता है और आपकी जो परेशानियाँ दिक्कत है आप कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी समस्याओं को निजात मतलब निजात क्या होता है? मतलब उसे पार करना, मतलब उसे दूर करना। निजात मतलब उससे छुट्टी, उससे मुक्ति पाना। निजात मतलब उससे मुक्त होना, मुक्ति पाना। हाँ, तो निजात का मतलब क्या होता है? फ्री होना और मुक्ति। हाँ, तो अपनी समस्या से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या? पर्यटन, घूमना चाहिए। इसलिए आप गांव जाते हो, हाँ, और आप गांव में आपको अच्छा भी लगता है, या दूसरी जगह जाते हैं जैसे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जाते हो, सतारा, महाबलेश्वर कहाँ पे? सतारा जिले में। इसी तरह आप कोकण में जाते हैं, रत्नागिरी जाते हैं, सिंधुदुर्ग, इस तरह से आप घूमने जाते हैं। और भी कई जगह जैसे जम्मू कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं। ये हमारे भारत के ऐसे कई प्रदेश है, कई इलाके जो पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका? पर्यटन है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है। मतलब जब हम दूसरे जगह जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ के वातावरण के कारण क्या होता है? मन तरोताजा होता है, मतलब फ्रेश हो जाता है, अच्छा हो जाता है, आपको अच्छा फीलिंग होता है, अच्छा महसूस होता है। शरीर के कुछ समय के लिए विश्राम भी मिल जाता है और शरीर को आराम मिल जाता है। विश्राम मतलब आराम। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बैनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गए। हाँ, लेखक कहाँ पे पहुंचा? एक रिसोर्ट में पहुंचा, बैनालियम के। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, लेखक ने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हमारा आराम करने के इरादे से अपने अपने शूट में चले गए, मतलब अपने अपने कमरे में से। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बात बता दें। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बंटा है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। मतलब कहने का मतलब जो गोवा है एक तो छोटा राज्य है, तो उसे 2 जिला में भाई, एक दक्षिण गोवा जिला, एक उत्तर गोवा। और गोवा की राजधानी, इसकी राजधानी पणजी क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और ये पणजी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो जो पणजी राजधानी है, जो शहर है, वो मांडवी नदी के किनारे से। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी में से भरी रहती है।
फिर भी समुद्री इलाका होने का यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। नमी तो आपको मालूम है, शरीर चिपचिपा रहता है। नमी की वजह से क्या होता है, शरीर में क्या होता है, चिपचिपापन। लेकिन मुंबई जितना नहीं है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितम से भरपूर है कि धूप तो तीखी होती रहती है। यह तो गोवा अपनी खूबसूरत सफ़ेद रतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा किस लिए जाना जाता है, वहाँ की जो समुद्री तटें हैं, तो वहाँ पे रेतीली तटें और साथ साथ वहाँ महंगे होटल है तथा खास जीवन शैली के लिए गोवा को जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे है, मतलब वहाँ पे एक कल्चरल विरासत भी है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बैनालियम बीच की ओर चले। अब लेकर कौन से बीच पे जाते हैं, बैनालियम के बीच पे जाते हैं। हम बैनालियम बीच की ओर आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बैनालियम। लेखक बोलते हैं अपने पाठक जो पढ़ने वाले को बोलते हैं कि आप भी चलो, क्योंकि बहुत खूबसूरत और शांत जगह है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पे जाना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दिन भर की जो थकान है, उमस भरी गर्मी, जो गर्माहट है, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए शाम को जब आप जाओगे बीच पे तो आपको अच्छा लगता है। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। रिसोर्ट से और बीच की दूरी कितनी थी, 1 किलोमीटर थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा। आपको मालूम है गोवा किस समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी रणभेदी की तरह। हम सभी दौड़ पड़े, सड़क पीछे छूट गई, इसलिए रेत पे तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों की पूरी ताकत से उठा उठा के भाग रहे थे। आपको मालूम है रेतों में भागना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रेत में आपके पैर कैसे धंस जाते हैं, तो इसलिए दौड़ना चलना काफ़ी मुश्किल होता है। खूबसूरत समुंदर मतलब समुंदरी देखते ही उसमें जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जो गए, लेखक समुद्र को देखते में उससे जाके लिपट गया। और बच्चे क्या करने लगे, रेत का घर बनाने लगे। लहरें उनका घर गिरा देती थी, तो दूसरी लहरें आने के पहले नया घर बनाने में जुट जाते थे। बच्चे क्या करते, एक घर बना लेते थे, लहर की वजह से वो घर टूट जाता, तो फिर दूसरा घर बनाते जब तक दूसरी लहर आ जाती। इस तरह से बच्चों का ये खेल चल रहा था। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। लेखक बता रहे बच्चों जब खेल खेल रहे थे, घर बना रहे थे रेत का, और उस रेत का घर लहर की वजह से वो टूट जा रहा था, लेकिन वो फिर घर बना रहे थे, और जब वो घर बनाते थे दूसरी लहर के आने के पहले ही बन जाता, फिर टूट जाता था, फिर बनाते थे। तो लेखक बच्चों से ये सीखता है कि ये हमें बताता है कि जीवन में आशावाद हो। आशावाद मतलब हमें जीवन में आशा रखना चाहिए, हमें जीवन में उम्मीद रखना चाहिए, हमें जीवन में नकारात्मक बातें नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी आपका काम नहीं होता, तो कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं अभी पूरा जीवन खत्म। नहीं, आप कोशिश तो करो। ये बच्चे कैसे घर टूटने के बाद भी घर बना रहे, रेत का बना रहे, कोशिश करो, आशावाद रखो, उम्मीद रखो ना। यही लेखक कहते हैं कि जीवन में हमेशा आशावाद होना चाहिए। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। जैसे जैसे शाम गहरा होते गया और लेखक किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही कि बनने के बाद मिटना ही नियत है। यही जीवन का सत्य है। लेखक लहर को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बनने के बाद मिटना ही नियत है। मतलब जब कोई चीज़ बनता है या किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका मिटना भी, जैसे इंसानों और कह सकते हैं कि जीवों का उनका जन्म हुआ तो उनका मृत्यु भी। यही जीवन का सत्य है जो लेखक उस लहर को देख के उन्हें आभास हो रहा है। यह एक मज़ेदार दृश्य मतलब सीन देखने को मिला। हाँ, ये सीन की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा है किसी बच्चे ने, यह मत लिखना। दृश्य मतलब होता है नज़ारा, सीन, इंग्लिश में सीन बोलते हैं। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी आपको ध्यान अपनी ओर के। लहरों की आवाज़ के साथ साथ पक्षियों की भी आवाज़ आ रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए
किनारे पे मंडराते रहते, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधा नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के किनारे पे बैठ जाते। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता कि मौका मिलते उन पर झपट पड़ते, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती। पक्षियों को बैठना, कुत्ता को दौड़ना और पक्षियों को टीटी करके उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन कर रहा था। मतलब जब लहरें आ रहे थे, लहरें के साथ बहकर मछली भी आ रहे थे, उन मछलियों को पकड़ने के लिए पक्षियाँ मंडरा रहे थे। और जब वो मछलियाँ पकड़ने जाते, कुत्ते बैठे थे वहाँ पे बीच पे, तो वो भी इंतजार कर रहे थे कि हम उन पक्षियों को लपट ले, झपट ले, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। जिस तरह से कुत्ते दौड़ते, पक्षियाँ फटाक से उड़ जाती थी। तो ये एक दृश्य वहाँ के सैलानियों मतलब जो घूमने के लिए आते थे, टूरिस्ट, सैलानी। तो पर्यटक का दूसरा अर्थ होता है सैलानी भी होता है और पर्यटक भी होता है, पर्यटक। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नजर आया। जैसे रात होने लगा वैसे वैसे चंद्रमा की जो रोशनी, मतलब जो चांदनी, समुद्र का एक नया सुंदरता दिखा रहा था। यह समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। और समुद्र अब और भयावह मतलब बहुत भयानक दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बना। अगले दिन लेखक ने गोवा घूमने की योजना बना, वो भी बस के माध्यम से। वैसे घूमने फिरने के बाद यहाँ बाइक आदि किराए पे मिल जाती है। लेखक बताते हैं घूमने के बाद आपको बाइक भी मिल सकती है किराए पे, आप बाइक से भी गोवा घूम सकते हो और उन पर भी घूमने का मजा आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि बच्चे के कारण हमने बस से, क्योंकि बच्चे को बाइक पे नहीं बैठा सकते, बाइक पे 2 ही लोग बैठ सकते थे, इसके लिए परिवार तो बाइक पे सब नहीं बैठ सकते, इसलिए लेखक ने सोचा कि बस ही ठीक है। यहाँ सी फूड मतलब जो समुद्र से जो फूड मिलता है, फूड मतलब जैसे फिश हो गया, झींगा हो गया, इसको सी फूड बोलते हैं। कि अधिकता के होने यहाँ पे शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या भी 2-4 होना पड़ता है। मतलब जो शाकाहारी है, जो मांस मच्छी ये सब नहीं खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा तो समस्या है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो खाना जो भोजन है वो सी फूड है। समुद्र के कारण काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिला तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो गई। लेखक बता रहे काफ़ी भटकने के बाद तब जाकर उन्हें शाकाहारी भोजन मिला। यह समस्या हमें पहले से पता, लेखक को मालूम था कि ये सब तो होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, गोवा अपने सी फूड के लिए भी जाना जाता है, इसलिए